अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, जैसा कि अब हम कोई 5 7 8 वीडियो से कवर कर रहे थे डिफरेंट जो हमारे पैमाने हैं स्टील को जज करने के, तो अब हम अपनी बुनियादी तौर पर जो प्रोफेशनल जर्नी है उसे स्टार्ट करना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अब हमें बेसिक नॉलेज जो है वो आ चुका है मेटलर्जी का, और उसमें हमें पता है कि हमने अपना जो मेटल है वो कैसे चूज़ करना है, और क्या क्या आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल हैं। आज हम जानेंगे कि जब आपने मेटल चूज़ कर लिया और आपने उससे जो काम लेना है आपको वो भी जहन में है, तो उससे आपने ब्लेड कैसे बनाना है। और क्योंकि ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं वो ज़ाहिर है ब्लेड नहीं बनाते होंगे, तो अगर आपने ब्लेड लेने जाना है मार्केट से तो आपको सबसे पहले मटेरियल का पता चल गया, दूसरा शेप। अब पाकिस्तान में मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ जो नया आया है, वो ये है कि कुछ लोगों ने जो है वो टेक्निक सीख ली है। जैसे मैं क्रिटिक हूँ बेसिकली उस हैंडल बनाने का, जो इपॉक्सी के हैंडल्स हैं वो बनाने की टेक्निक सीख ली है। पॉलिश चाइना से अच्छी मंगवा ली और पॉलिशर अच्छे ले लिए। इसके अलावा आपके पास उन्होंने बड़ी हद क्या किया कि एक लेज़र मशीन ले ली और उसके साथ आपका नाम जो है उसके ऊपर ब्लेड पे प्रिंट कर दिया, जी फलाने चौधरी साहब, फलाने मलक साहब, और ये वो। क्या इन चीज़ों से एक आपका पर्सनल लाइफ तैयार हो गया? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने कस्टमाइज नाइफ बनाना है तो आपके लिए नाइफ की प्रोफाइलिंग को जानना बेहद ज़रूरी है। और सबसे पहले आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए कि नाइफ जो है वो मैं लेने जा रहा हूँ। अच्छा, जब मैं नाइफ की बात करता हूँ तो आपने एक चीज़ को बड़े गौर से देखना है कि ब्लेड में आपके पास छोटे नाइफ जैसा कि ये है, एक यूटिलिटी नाइफ है, इससे लेके बड़े से बड़ी तलवार तक सारे इस फिनोमिना में कवर हो जाएंगे। तो जब मैं नाइफ़ की बात करूँगा, ब्लेड की, नाइफ़ की ना सी ब्लेड समझ लें। जब मैं ब्लेड की बात करूँगा उसमें आपके पास छुरियाँ भी आ गई, चाकू भी आ गए, टोके भी आ गए, डैगर भी आ गए, मैशेटीज़ भी आ गई, आपके पास ट्रेलिंग पॉइंट भी आ गए, हॉक बिल्स भी आ गए, बेयोनाट्स भी आ गए, कुकरीज़ भी आ गई, तलवारें एंड तक आप यू कैन मेक एनीथिंग ऑफ इट। बट आपने इस चीज़ पे गौर रखना है कि आपको वो चीज़ चाहिए किस लिए। तो सबसे पहले एक ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरिकली नाइफ यूज़ किस लिए होते हैं और हम आज के दौर में इन नाइफ से क्या काम ले रहे हैं। तो आपको पता है इंसान हंटिंग के लिए बहुत अरसे से नाइफ यूज़ करता आ रहा है हिस्टोरिकली। तो उसके लिए आपको पॉइंटी नाइफ चाहिए जो आप मार सकें, पंक्चर कर सकें एक जानवर के अंदर। फिर आपको मल्टीपर्पज़ थोड़ा नाइफ चाहिए कि उसके अंदर थोड़ा वेट भी हो, उसकी स्पाइन में वज़न हो उसके अंदर, ताकि जब आप उसे कहीं मार दें ज़ोर से और वो गलत जगह पे लग जाए या गिर जाए तो वो ख़राब ना हो या टेढ़ा ना हो। इसके अलावा आपको सेल्फ डिफेंस के काम आ सके। लेट्स सपोज अगर आपने किसी भाले पे या बांस पे बांधना है उसे, तो उसकी ग्रिप इतनी अच्छी हो कि वो बांधी जा सके। देन आपके सेल्फ डिफेंस, अगर आप पे कोई हमला कर दे तो वो आपके लिए ईजी हो उसे निकालना, उसे वील्ड करना, उसे इस्तेमाल करना। इसके अलावा आपको इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में मिल जाती हैं नाइफ़ के यूज़ पे। लेकिन जो मॉडर्न नाइफ़ हैं, चूँकि अब उस तरह हम ज़ाहिर है जंगलों में तो नहीं फिरने जा रहे, और ना हम अ, पाकिस्तान में तो खैर इतनी जगह ही नहीं है, और शिकार वैसे ही जो है वो बहुत अमीराना शौक़ है, और हमारी इतनी जीडीपी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है हमें बढ़ती इकॉनमी के लिहाज से कि आम बंदा शिकार खेलने जाए। तो अब ये शौक़ अमीरों का रह गया पाकिस्तान की हद तक। लेकिन अभी भी अगर आप अमेरिका में जो बड़े मुल्क हैं जैसे अमेरिका, यूएसए है या कनाडा है या इवन रशिया है, तो वो लोग सर्वाइवल नाइफ या बड़ी मशैटीज़ बनाते हैं ताकि वो यूज़ करने में भी आसानी रहे। ज़ाहिर तलवार जितनी तो बड़ी नहीं होगी, तलवार से ज़रा छोटी होगी, लेकिन आम नाइफ से ज़रा बड़ी होगी, थोड़ी हैवी होगी और डिफरेंट कामों में इस्तेमाल होगी। अब जो हमारे पास ज़्यादा काम रह गया, हम गरीबों के पास, वो रह गया इसे किचन में यूज़ करना या इसे प्रोफेशनल काम में यूज़ करना, बुचरिंग के। तो किचन या उस लिहाज से आप स्लाइस कर सकते हैं एक नाइफ़ के साथ। स्लाइस से मुराद है आप छोटे छोटे कतले काट सकते हैं, जैसे आप टमाटर बारीक बारीक काट के आपको वीडियोस में दिखाते हैं। अक्सर इस तरह का जैपनीज़ नाइफ़ वो यूज़ कर रहे होते हैं।
या आपके पास दिस इज़ ऑल, एक मैं आपको दिखाता हूँ नाइफ, यस, या इस तरह का मल्टीपर्पज़ नाइफ जो है वो शेफ़ नाइफ वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस लिहाज से आप इसे स्लाइस कर सकते हैं। देन यू आर डाइसिंग, डाइसिंग से मुराद होती है चौड़े चौड़े पीस काटना। फिर आप चॉपिंग कर सकते हैं, बारीक कर सकते हैं, किसी चीज़ को चॉप करके मिन्स कर सकते हैं। मिन्स कहते हैं कीमा बनाने को, कूटना। तो आपको पता है मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ मशीन के कीमे के। जो है मैं इतना शौकीन नहीं हूँ, मैं बल्कि ज़रा मोटा कुटा कीमा जो होता है मुड्डी पे टोके के साथ वो पसंद करता हूँ। बुगदे के साथ कटा जो वो बनाते हैं कीमा, तो उसे मिन्सिंग बोलते हैं। फिर पीलिंग, पीलिंग के अंदर अगेन छोटा जो आपका है फ्रूट, इवन टमाटर है या खीरा है, या आपने कुछ भी सब्ज़ी की जो है वो पील करना है, उसकी स्किन उतारनी है, ऊपर से छीलना है उसे, उससे लेके टिल आपका जानवर की खाल उतारने तक। जैसे ये नाइफ इस्तेमाल होता है खाल उतारने के लिए, ये भी हो सकता है खाल उतारने के लिए इस्तेमाल। तो इन सब के लिए ये नाइफ इस्तेमाल होते हैं। इसलिए आप पंक्चर करने के लिए, कोई आपने ठा करके किसी को पंक्चर करना है, कोई टायर ट्यूब वगैरह किसी का, कोई गलत गाड़ी आपके घर के आगे पार्क कर गया और आपने पंक्चर करनी है, तो उसके लिए आप नाइफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपने लिए सर्वाइवल अपने लिए एक अपना पर्सनल नाइफ या अपने यूज़ के लिहाज से एक अपना कस्टमाइज नाइफ कैसे बनाएंगे। तो आप चूँकि मेरे व्यूअर हैं और आप यहाँ से जो ट्रू नॉलेज है वो लेके जाते हैं, अनफिल्टर्ड नॉलेज, तो आपने उस चक्कर में नहीं पड़ना कि आपने वो कस्टमाइजेशन कुछ नहीं होती वो, कि जी वो कोई नाइफ की शेप बनी पड़ी हुई है, आपके वो काम की भी नहीं है और आपने वो ख़रीद ली, सिर्फ आपने पूरा नाम लिखाया तो वो जी कस्टमाइज़ हो गया। अब जब आप अपने काम में यूज़ करने के लिए उसे लेके आए हैं तो वो काम कर नहीं रहा, वो पड़ा हुआ है शेल्फ में, तो वो कस्टमाइज़ कैसा हुआ? तो कस्टमाइज़ तो वो हुआ जो आपके हाथ पे चढ़ जाए, चाहे आपको उसका रंग डार्क हो, शाइनी हो, आपने जैसे भी रखा हो, वो आपके काम में आपकी मदद करे एज अ ट्रू पार्टनर, वो आपका बडी बन जाए और आपका काम साथ आपके करे, उसके ज़रिए आप अपना काम करें, तो उसे कस्टमाइज नाइफ बोलते हैं। अब एक जो नाइफ होता है, जैसा कि आप अभी आपको फ्लो चार्ट नज़र आएगा, एक नाइफ की प्रोफाइलिंग में किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। तो अगर आप बहुत बारीकी में जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये 8-9 चीज़ें हैं जिनसे मिलके एक नाइफ बनता है। चाहे वो नाइफ फोल्डिंग हो या चाहे वो नाइफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नाइफ हो, यानी कि अनफोल्ड, जो फोल्ड नहीं हो सकता, हार्ड नाइफ वो हो। तो इन 6 चीज़ों में अगर आप गौर करें तो 4 बेसिक हिस्से बनते हैं एक नाइफ के। सबसे पहले आपके पास आती है स्पाइन। स्पाइन को कहते हैं कंड, हमारी आम जुबान में देसी लैंग्वेज जो है कंड बेसिकली इसे बोलते हैं। ये बैक पे होती है आपकी और आपके नाइफ की धार के। अब इसको ये सबसे जो है वो डल हिस्सा होता है नाइफ का। सिर्फ अगर एक आप टाइप ऑफ नाइफ, स्पीयर नाइफ को छोड़ दें या आप डबल शेप नाइफ को, तो कंड जो है वो अक्सर नाइफ की डल होती है। उसकी वजह ये होती है कि आप इसके ऊपर अंगूठा या उंगली जैसे भी आप रख के प्रेस करना चाहें आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, आपके नाइफ को चूँकि चलाई तो आपकी नीचे धार ने करनी है, लेकिन अगर आप नाइफ बनाने के ऊपर आए हुए हैं और आपने नाइफ बनाना है, तो तब आपको स्पाइन से अंदाज़ा होता है नाइफ की जो कंड है कि आपका नाइफ सीधा है या नहीं। तो अगर आपकी स्पाइन के अंदर कर्व है या आपके अंदर फरड़ बोलते हैं पंजाबी में, थोड़ा सा वॉर्प है, एक तरफ झुकाव है उसका, सीधी नहीं है, तो इट मीन्स कि आपका नाइफ स्ट्रेट नहीं है और आप उसको यहाँ तो सीधा करेंगे दोबारा हीट ट्रीट करके, या आपका नाइफ ज़ाया हो गया। तो स्पाइन जो है नाइफ मेकिंग में बहुत अहम है। दूसरी बात, ये एक आपकी धार को शेप देने के भी काम आती है, क्योंकि धार हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ टेपर हो रही होती है, तो आपकी जो ऊपर वाली स्पाइन है उससे वो जज किया जाता है कि आपकी धार कितनी टेपर करनी है और कौन सी धार आपने लगानी है। लास्टली जो स्पाइन है वो एक बेस है। जब आपका ये जो आप ज़ोर से काम करने वाला
नाइफ बनाते हैं, जैसे बुगदा है, टोका, तो अक्सर होता यह है कि उसमें जो स्पाइन है उसको नरम रखा जाता है। अगर स्पाइन आप फुल हार्ड कर देंगे और आप उसे ज़ोर से मारेंगे किसी और चीज़ के साथ और वो चीज़ भी हार्ड है, लेट्स सपोज आपने लोहे को लोहे के साथ मारना है, या आपने, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि अगर आपने एक जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये जो लकड़ी है या एक लकड़ी का बॉक्स है, उसके नीचे कोई हार्ड स्टील की लेयर है या कोई गार्डर है हार्ड स्टील का, आपने ज़ोर से उस पर टोका मारा, अब जो अंदर स्टील लगा हुआ है वो हार्ड है और आपका टोका जो है वो भी हार्ड है, वो भी फुल टेम्पर है, और वो लकड़ी को चीरता हुआ जब जाके उस लोहे में लगेगा तो वो लोहा उस इंडेंटेशन को, उस दबाव को जो है वो रेजिस्ट करेगा, और वो शॉक जो होगा, वो झटका आपको ना सिर्फ हाथ पे फील होगा बल्कि आपकी स्पाइन को भी फील होगा। और अगर आपकी स्पाइन फुल हार्ड है तो वो झटका एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी खुद, और जब वो झटका एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी और वो मटेरियल जिस पे आपने उसे मारा है वो ज़्यादा हार्ड है, तो आपकी स्पाइन क्रैक कर जाएगी, आपका ब्लेड क्रैक कर देगा, टूट जाएगा। इसीलिए जो जापानीज़ हैं, कोरियंस हैं और जो चाइनीज़ हैं, क्योंकि ये वाटर ट्रीट करते हैं, क्विंच करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो जापानीज़ जो हैं वो तलवार की जो उनकी कटाना भी होती है या उनका जो ब्लेड होता है उसकी जो स्पाइन होती है उसके ऊपर मिट्टी से लेप करते हैं ताकि वो गर्म ज़्यादा ना हो और वो कम टेम्परेचर पे रहे और वो क्विंच ना हो, हार्ड ना हो, ताकि अगर आप ज़ोर से अपना जो डैगर है या तलवार है या चाकू है मारें किसी हार्ड मटेरियल पे तो वो टूटे ना, शैटर ना हो आपका ब्लेड। तो ये स्पाइन ये काम भी करती है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है जी आपका टिप का। अब ये जो ब्लेड की प्रोफाइलिंग है इसमें आपने देख रहे हैं, जैसे मेरे पास आगे काफ़ी ज़्यादा ब्लेड पड़े हुए हैं, बहुत सारी शेप डिफरेंट है। अब किसी का ये देखें, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आ रहा है, ये स्पाइन है इसकी, और ये ऊपर की तरफ जाके आगे को टिप हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सीधी जा रही है और हल्का सा ड्रॉप हो रही है नीचे। अब ये देख लें, इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये जा रही है ठक करके नीचे गिर जाती है, टिप जो है बिल्कुल ब्लंट है। और इसके अंदर देखें तो अगेन ये जा रही है, कर्व है लेकिन कम है। तो ये प्रोफाइलिंग में कब डिफरेंट क्यों है, इसको बेसिकली बोलते हैं पॉइंट। अब जब आपका नाइफ आप बना रहे होते हैं तो ये जब आप इसे एक स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं, इसे शेप दे रहे होते हैं, तो जो धार आपकी तेज़ होती है वो टिप कहलाती है, और जो स्पाइन की तरफ होती है, कांड की तरफ, उसे हम पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट जो है वो ये डिसाइड करता है कि ये जो टिप है इसकी सिमत कैसे होगी। अगर आप इसे बिल्कुल इस तरह नीचे ड्रॉप कर देंगे तो टिप जो है वो नहीं निकलेगी। ये देखें मैं हाथ लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, टिप है ही नहीं कोई तेज़। और अगर आप ये देखें जैसे ये है तो इसकी इतनी नहीं गिर रही, तो ये टिप बहुत तेज़ है, ये देखें बहुत शार्प टिप है इसकी। तो ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप ये टिप्स कैसे बनाते हैं। अब अगर हम टिप की बात करें तो हमारे पास नाइफ के अंदर तकरीबन 7 से 8 किस्म की टिप्स आती हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड टिप बोलते हैं। अब जो स्टैंडर्ड टिप है ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रही बल्कि थोड़ा सा स्ट्रेट रह रही है। इसकी वजह से इसका जो बैली है, जो फ्रंट वाला हिस्सा है आपके ब्लेड का, जो टिप के बिल्कुल नीचे है, वो बैली काफ़ी चौड़ा हो जाता है क्योंकि धार भी है उसके ऊपर, तो उसके अंदर स्लाइस करने की, फूड को काटने की या जो भी आपकी वेजिटेबल्स हैं, गोश्त है, उसकी सलाहियत बढ़ जाती है टिप के नीचे बैली का एरिया में। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टिप है वो ड्रॉप पॉइंट कहलाती है। अब जो ड्रॉप पॉइंट टिप है ये मुझे खासी पसंद है वैसे टिप की कैटेगरी। और ये क्योंकि ये जो टिप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। अगर आप ड्रॉप पॉइंट के नीचे देखें तो काफ़ी ज़्यादा एरिया है जहाँ पर मेटल है। अगर आप स्टैंडर्ड टिप को देखें तो टिप के पीछे का हिस्सा ज़्यादातर, अगर आप सीधी लाइन खींचे स्पाइन से,
तो टिप के पीछे का हिस्सा खाली है, जबकि ड्रॉप पॉइंट में टिप के पीछे का हिस्सा काफ़ी मेटल है, जिसकी वजह से आपकी टिप स्ट्रांग हो जाती है। और आपकी जो टिप है ब्लेड की, अगर आप उसे पुश करते हैं किसी चीज़ में, लेट्स सपोज कोई आपने खाल उतारनी है, या क्योंकि आप वो टिप से कोशिश कर रहे होते हैं उतारने की, तो आपकी टिप अच्छी तरह वहाँ पे पंक्चर करती है। अब जो थर्ड कैटेगरी है उसे हम डिप क्लिप पॉइंट बोलते हैं। अब क्लिप पॉइंट जो है ये अगेन वैसे आम तौर पे इस्तेमाल नहीं होती नाइफ मेकिंग में, ये सेल्फ डिफेंस कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि ये देखें इसकी भी टिप ड्रॉप पॉइंट की तरह, ड्रॉप पॉइंट से भी ज़्यादा मेटल है इसके अंदर, इसके टिप के पीछे। तो अगर आपने सीधा ब्लेड किसी को, पंजाबी में कहते हैं खबोना, अगर आपने ब्लेड सीधा किसी को खबोना है, अंदर आपने पंक्चर करना है, तो ये उसके काम आती है। ये इस पर ज़रा हम बात नहीं करेंगे। देन कम्स लीफ शेप। अब जो लीफ शेप ब्लेड है ये जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा ये जो है वो सर्वाइवल नाइफ में भी, अगर आप देखें मुख्तलिफ गोरों की वीडियो में देखें, तो सर्वाइवल नाइफ में भी लीफ शेप का ब्लेड यूज़ करते हैं। ये पीलिंग वगैरह करने के लिए, वुड की पीलिंग के लिए, क्योंकि इसकी भी जो नीचे बैली का पोर्शन जो कर्व एक बांध रहा है, जो पेटा छुरी का बांध रहा है नाइफ का, वो बड़ा अच्छा है, गोल सा है। उसकी वजह से अगर आप इसे मोशन में एक में चलाएंगे नीचे की तरफ, तो ये बड़ा अच्छा चलेगा और पुश करेगा नीचे की तरफ, तो इसलिए ये पीलिंग वगैरह करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। अब ये एक और आपको अजीबोगरीब किस्म का ब्लेड सामने नजर आएगा, इसको टांटो बोलते हैं। टांटो आमतौर पे जो है वो जर्मन नाइफ में, सॉरी जापानीज नाइफ में आता है। टांटो एक स्पेशल कैटेगरी है जापानीज नाइफ की। ये जो आपके सामने नाइफ आ रहा है, ये प्योर टांटो तो नहीं मैं इसे कह सकता, क्योंकि टांटो में दो टिप्स नहीं होती, एक ही टिप होती है ऊपर की तरफ, और स्पाइन भी बिल्कुल सीधी होती है, और आप जब उंगली रखते हैं तो आप उसे इंडेक्स कर सकते हैं। अब ये भी जब मैं नाइफ को चलाना सिखाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि इंडेक्स कैसे करते हैं और इंडेक्सिंग क्यों ज़रूरी है। अब बिल्कुल अगर आप इसको पीछे से पकड़ेंगे नाइफ को, तो ये आपको सीधी एंड तक टिप नज़र आएगी इसके ऊपर, जबकि इधर देखें तो एक ऊपर टिप है और एक नीचे टिप है। यहाँ से होता क्या है, अगर जो ओरिजिनल जर्मन नाइफ है उसके अंदर देखें तो टिप ऊपर ही होती है, उसके साथ थोड़ा सा धार का पोर्शन होता है, फिर गुलाई होती है। तो ये टांटो टिप जो है ना, ये बहुत सारे काम कर सकती है। अगर आप गुलाई देखें तो गुलाई के साथ आप खाल वगैरह उतार सकते हैं। फिर आपके पास जो टिप है वो बड़ी मजबूत होती है इसकी, क्योंकि पीछे सीधी मेटल है, स्पाइन है पीछे, तो आप कहीं भी पुश कर सकते हैं इसे उतारने के लिए, स्टैब करने के लिए। फिर इसके नीचे सीधी धार है, कोई कर्व नहीं है नीचे उसके अलावा, तो आप अगर सीधी रख के काटना चाहें कोई गोश्त वगैरह, वो भी काट सकता है। इसके अलावा अगर आप स्पाइन से डीबोनिंग करना चाहें, कोई आपने हड्डी से गोश्त को अलग करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ नाइफ में आता है। फिर आपके पास नेक्स्ट जो टिप है वो आ जाती है, उसको शीप फुट बोलते हैं। अब जो शीप फुट है, ये अगर आप देखें तो अगेन इसकी टिप कोई नहीं है इसके अंदर, तो ये भी डाइसिंग के काम आती है, ऊपर से नीचे पुश करने के लिए। बिल्कुल जो हल्की सी टिप है, इसके साथ आप कोई कार्टन वगैरह खोलना चाहें, टेप रिमूव करना चाहें, उसके लिए बड़ी अच्छी है। तो ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती, इसको इस्तेमाल करना आसान होता है। और इसके अलावा चूँकि इसकी भी टिप कोई नहीं है, नीचे स्पाइन है, तो ऊपर से पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल सीधा चलेगा, आपको नाइफ को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर आपके पास नेक्स्ट चलें तो वॉन क्लिफ आ जाता है। अब ये टेक्निकली ये भी सर्वाइवल नाइफ की कैटेगरी में आता है। इसकी भी जो बैली है वो काफ़ी पोर्शन अच्छा है, लेकिन इसकी टिप भी जो है वो अगर देखें तो वो गुलाई में बनाई गई है। गौर करें तो बिल्कुल ऐसे क्रीसेंट सा बन रहा है। अब ये बड़ा इंटिमिडेटिंग सा नाइफ होता है, डराने वाला, अक्सर लोगों ने आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, लेकिन इसकी स्लाइसिंग की पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गुलाई बहुत ज़्यादा है ऊपर, तो आप अगर चीरा लगाएंगे तो काफ़ी लंबा कट लगेगा। ये भी मल्टीपल स्लाइस करें, इसके साथ बुचरिंग करें और खाल उतारें, ये बहुत सारे काम कर सकता है। अब जो लास्ट हमारा नाइफ है वो है स्पीयर पॉइंट। और स्पीयर पॉइंट को अगर आप देखें तो इसके यहाँ तो दोनों तरफ पूरा एज लगा होता है, जैसे एक स्पीयर पे लगा होता है। यहाँ एक तरफ तो पूरा होता है, दूसरी तरफ थंब रखने की जगह होती है और आधा एज लगाया जाता है। वो इसलिए होता है कि अगर आप इसे मल्टीपल यूज़ करना चाहें, मल्टीपल एज ए मल्टी टूल प्रेस करने के लिए, या आपने इसको जो है वो
कटिंग के लिए इस्तेमाल करना है, डाइसिंग के लिए, वो भी आप कर सकें, लेकिन ओरिजिनल इसके दोनों तरफ धार होती है। और जो धार होती है वो स्टैब करने के काम आती है। इसमें इंडेक्सिंग कुछ नहीं होती क्योंकि इसकी कोई स्पाइन नहीं होती, दोनों तरफ धार लगी हुई है। तो आप इसे बजाय नीचे की तरफ इस्तेमाल करने के, जो कि धार का रुख होता है, आप इसे स्टैब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं चौड़े रुख पे। तो ये कुछ शेप्स का मैंने एनालिसिस दे दिया। अब ओवरऑल सॉरी अब ओवरऑल इन शेप्स को, टिप्स की और पॉइंट की शेप को बताने का मकसद ये है कि आपने उस तरह का नाइफ अपने लिए लेना है जो आप जिस काम में लगाना चाहते हैं। जैसे अगर आपने तकबीर वगैरह के लिए लेना है तो आप इस तरह का स्टैंडर्ड जो है वो लेंगे नाइफ, जिसकी जो है वो बैली अच्छी हो, क्योंकि आपने इस तरह करके थोड़ा सा पहले प्रेस करना है, तो ये पोर्शन आपको स्ट्रेट चाहिए उसके लिए। फिर आपने इस तरह वापस निकालना है इसे। तो जब वापस निकालना है तो इधर आपको बैली चाहिए, ठीक है। इसमें पॉइंट ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि देखें मैंने भी पॉइंट अपना ब्लंट रखा हुआ है, इससे मैंने काफ़ी तकबीरें की हैं और ये बहुत ही अच्छी चलती है छुरी। बैली है इसके अंदर, पॉइंट है ऊपर हल्का सा, फिर ऊपर देखें तो पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, जैसे कि आपको ड्रॉप पॉइंट में दिखता है, हल्का सा ड्रॉप हो रहा है, उससे ये शेप बन रही है। अगर आप टिप बनाना भी चाहें तो बन जाएगी, लेकिन चूँकि मैंने इस तरह चलाने के लिए, स्लाइस के लिए रखा है, तो मैंने इसे ऐसे रखा है। नीचे आपको स्ट्रेट मिल रहा है प्रेस करने के लिए, फिर आपको निकालने के लिए। तो जो कराची में बोलते हैं सलाह देना, तो ये सलाह देने के लिए बेस्ट नाइफ है। एक झटके में आपको जो है वो जानवर को ज़िबा कर देगा। फिर आप देखते हैं तो खाल उतारने के लिए ये नाइफ इस्तेमाल होता है। तो ये देखें, इसका बजाय पॉइंट नीचे जाने के पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है और इधर टिप आ रही है, ताकि ये जो पोर्शन है ये बड़ा हो जाए और सीधा पोर्शन छोटा रहे। ये देखें, क्योंकि इसने इस तरह चलना है गुलाई में, तो इसका ये पोर्शन बड़ा रखा गया। तो इसी लिहाज से आपने छुरी को कस्टमाइज़ करवाना है कि आपने किस काम के लिए लेनी है। फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी बेवल की। अब बेवल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेवल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बेवल की ग्राइंड्स पे, क्योंकि बेवल्स की तो, क्योंकि चलाने के लिए अगर आप देखें तो छुरी आपने ले ली, आपने उसकी स्पाइन भी देख ली, उसकी टिप भी देख ली, लेकिन इन दी एंड चलना धार ने है, और धार जो है वो बेवल के सर पे है। तो बेवल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है छुरियों के मामले में। तो बेवल बेसिकली कहते हैं आपके स्पाइन से निचले पोर्शन को। ये देखें, ये छुरी जो है इस पे ज़रा वाज़े नज़र आएगा, ये स्पाइन है इसकी। ये आगे देखें तो एक बेवल बनाई गई है स्पाइन से अलहदा, इसको देसी ज़ुबान में पट्ठा बोलते हैं। तो जो पट्ठा लगाया जाता है इसके ऊपर टेपर करने के लिए, ये अगर इधर से देखें थोड़ा सा मैं एंगल से करूँ, ये मोटी है, ये नीचे की तरफ जाके यहाँ से ये टर्न हुआ, थोड़ी बारीक हुई और बिल्कुल आगे मैंने और बारीक कर ली। तो ये तो बेसिकली जो पट्ठा लगता है इसको हम सेकेंडरी बेवल बोलते हैं, और जो सॉरी हाँ, इसको सेकेंडरी बेवल बोलते हैं। और जो आगे होती है धार, इसको आप एज बोलते हैं। तो एज बेसिकली आपका काम क्या करता है, एज काम करता है काटने का, और बेवल जो होती है उसको सपोर्ट करती है। क्योंकि अगर आप छुरी किसी मटेरियल के अंदर, जैसे ये छुरी है, तो मैं इसे पुश करूँगा, तो अगर फौरी तौर पे स्पाइन के बाद मोटाई शुरू हो जाएगी तो वो ज़्यादा डीप कट लगाना पड़ेगा, आपके लिए धार बड़ी करनी पड़ेगी। और अगर आप इसको सपोर्ट देते हैं सेकेंडरी धार से, तो आपको ये धार बारीक लगानी पड़ेगी और आपके लिए ईज रहेगी। अब धार की जो है बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, और धार जो है वो डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन भी की जाती है। अगर मैं वो ये डिफ़ाइन करूँगा तो कम से कम 40 मिनट का एक पूरा लेक्चर चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कैटेगरीज बता दूँ। अब जैसा कि आपको पता चल गया कि एक एक तो आप नाइफ़ को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये सिंगल बेवल है या डबल बेवल है। जो डबल बेवल हैं ज़्यादातर हमें वही मिलते हैं, क्योंकि जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं वो डबल बेवल नाइफ होते हैं। जो जर्मन्स के बेस करके बनाए जाते हैं उनके दोनों तरफ धार लगाई जाती है। ये देखें, जैसे ये है, इसके इधर भी पट्ठा है और इधर भी पट्ठा है, और इधर देखें, इधर भी सेकेंडरी बेवल है, इधर भी सेकेंडरी बेवल है। लेकिन जो जापानीज़ नाइफ होती हैं
उनके कुछ नाइफ इस तरह के होते हैं कि उनके सिर्फ एक तरफ बेवल होती है और दूसरी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उसको बेसिकली सिंगल बेवल बोलते हैं। फिर आपके पास ये आ जाती है, इनको डबल बेवल बोलते हैं। और फिर आपके पास सेकेंडरी बेवल की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिनमें कन्वेक्स बेवल आ जाती है, फ्लैट ग्राइंड आ जाती है, माइक्रो बेवल आ जाती है, स्कैंडी ग्राइंड आ जाती है, वी बेवल आ जाती है, हॉलो ग्राइंड आती है। तो ये सारे इसकी कैटेगरीज हैं। तो इन पे एक डिफाइनिंग वीडियो अलग लेके आऊँगा इनको बताने के लिए। लेकिन आपने ये समझ लेना है कि बेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेवल ना भी बनाएं, छुरी तब भी काम करेगी। उसको कन्वेक्स बेवल बोलते हैं। तो वो सिर्फ जापानीज़ टेक्निक है, लेकिन उधर धार लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तरीक़ेकार काफ़ी आसान है जो अंग्रेज़ का है, कि आप जो हैं वो सेकेंडरी बेवल बना लें। उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने यहाँ से छुरी शार्प करनी है। अब चलते हैं हमारे लास्ट पोर्शन पे, और वो है ग्रिप का। अब जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास भी मल्टीपल छुरियाँ पड़ी हुई हैं। इनमें ये देखें, ये है, तो इसके अंदर ये फिंगर का हिस्सा बना हुआ है और 3 उंगलियां यहाँ पे हैं, नीचे ये है रोकने के लिए। तो इससे मेरी एक ग्रिप बन गई। ये उंगली मेरी इधर अड़ गई, इसको फिंगर पॉइंट बोलते हैं। और कुछ छुरियाँ देखें तो उनके ऊपर हल्का सा दिया गया है और नीचे रोकने के लिए, तो इसको प्लेन ग्रिप बोलते हैं। इसको सिंगल, इसको मिड फिंगर ग्रिप बोलते हैं। फिर आपके पास ये देखें, ये जैपनीज़ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये विदाउट एनी ग्रिप आती है। इस पर मटीरियल पर रिलाई किया रहता है, नीचे लकड़ी लगी हुई है तो उससे ग्रिप अच्छी हो जाती है। फिर ये भी देखें तो एक ये कर्व आ रहा है, फिर नीचे कर्व है, फिर नीचे कर्व है, तो ये इसको ग्रिप बोलते हैं। अब ग्रिप आपके लिए वैसे तो डिफरेंट मटीरियल्स की आती है। अभी जो मेरे आगे भी छुरियाँ पड़ी हुई हैं, उनमें ऑलमोस्ट हर एक में अपने अपने मटीरियल की ग्रिप लगी हुई है। जैसे ये जो है ये लकड़ी की ग्रिप में है, अगेन ये भी लकड़ी की ग्रिप में है। ये देखें, ये सिलिकॉन की ग्रिप में है। अब सिलिकॉन की ग्रिप फिंगर वाली फिंगर ग्रिप है, इंडेक्स फिंगर की ग्रिप है। और ये लकड़ी है, ये जो है वो पॉलीमर है प्लास्टिक का। ये भी पॉलीमर है लेकिन डिफरेंट पॉलीमर है इससे। ये देखें तो ये रबड़ है, ये इंतहाई सॉफ्ट ग्रिप होती है। फिर ये अगेन लकड़ी है, ये स्टील की ग्रिप है इसके ऊपर। तो ग्रिप जो है वो आपको छुरी चलाने में और स्पाइन को इंडेक्स करने में इम्पॉर्टेंट मदद फराहम करती है। इसके अलावा ग्रिप जो है वो आपको टैग का भी बताती है। अब टैग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली एक भी छुरी ऐसी नहीं है जो फुल टैंग ना हो, तो आपको वैसे बता देता हूँ। ये देखें, टैंग क्या होता है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम ब्लेड बोलते हैं, और जो मुट्ठी के अंदर पोर्शन होता है जिसके ऊपर आप ग्रिप करते हैं हाथ की, उसको टैंग बोला जाता है। तो अगर छुरी एक ही मटेरियल की बनी हो सिंगल, तो उसे सिंगल टैंग बोलते हैं, कि ऊपर टिप से लेके नीचे तक एंड तक बट तक एक ही ग्रिप लगा, एक ही मटेरियल है। और कुछ छुरियाँ ऐसी होती हैं वो हाफ बनाई जाती हैं और हाफ जो है वो टैंक के अंदर होती हैं। यहाँ आपने इधर देखा होगा कुछ छुरियों के नीचे बारीक सा पतला सा पोर्शन होता है, और उसको वुड में, और वो इस तरह की छुरियाँ होती हैं ज़्यादातर, वो इस तरह का ये पोर्शन अब बारीक हो गया कील की तरह, तो उसको वुड के अंदर स्टक कर दिया गया है नीचे तक, ताकि वो छुरी जो है उसमें खुब जाए और लग जाए। ये इतने मजबूत तरीक़ेकार नहीं है। फुल टैंक जो है वो बेस्ट तरीक़ेकार है छुरी बनाने के लिए। तो एक तो आपकी ग्रिप जो है वो आपके टैंक को कवर करती है और आपको बताती है कि छुरी फुल टैंक है कि नहीं। अब जो फुल टैंक छुरी होती है उसे आप हैवी वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फुल टैंक छुरी नहीं होती, चूँकि उसका जो जोड़ है वो कमज़ोर होता है, तो आप उसे ज़ोर से नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उसे आपने बचाना होता है। एक ये चीज़ हो गई। फिर आपको ज़ाहिर है छुरी पकड़ने में मदद कर रही है ये ग्रिप, तो आपको जो ग्रिप पसंद है आप वो लें, चाहे आप फिंगर ग्रिप बनवा लें, चाहे आप स्ट्रेट ग्रिप बनवा लें, जो आपके हाथ को पसंद आती है। ये सारी ग्रिप्स इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आप डिफरेंट छुरियाँ पकड़ के अपने हिसाब से ग्रिप करें कि कौन सी छुरी आपकी ग्रिप में अच्छी आ रही है, क्योंकि ग्रिप जो है मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छुरी आपने सब कुछ देख लिया, मटेरियल देख लिया, टिप देख ली, उसकी टेम्पर देख लिया, आपने हर चीज़ बेस्ट ग्राइंड उसके अंदर अच्छी लगा ली, आपने शार्प कर ली रेजर शार्प छुरी, और आपको पकड़ाई नहीं दे रही, तो पैसे ज़ाया। तो इसलिए आप छुरी वो प्रेफर करें जो आपकी ग्रिप में अच्छी आ रही हो।
और वो आपकी कोई भी ग्रिप हो सकती है। आप ये देखें, मुझे ये बहुत ग्रिप पसंद है। इसका इंडेक्स छोटा है लेकिन इतनी अच्छी सॉलिड ग्रिप ये देती है कि आपके हाथ गीले भी हों, ये निकलती नहीं कहीं से। तो ये छुरियाँ आप देख लें। तो ये ग्रिप अगेन आपका ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर ये छुरी को स्लिप होने से भी रोकती है। तो ये देखें, सारी छुरियों के नीचे एक पॉइंट दिया गया कि छुरी हाथ से छूटे तो इधर से ना निकले आपकी। तो आपने ये कोशिश करनी है कि इस तरह की लें जिसके अंदर बट हो थोड़ी सी, ताकि छुरी अगर आपके हाथ से इस तरह छूटे तो ये उंगली चूँकि इधर अड़ी हुई है तो ये आपके हाथ से ना निकले। तो ये जो सीधे हैंडल वाली छुरियाँ हैं या ये हैं, मैं इसीलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। एक तो ये देखें थोड़ी शाइनी मटेरियल में है तो वैसे ही स्लिपरी है थोड़ी सी। अब इस तरह का मटेरियल हो ना बैम्बू वुड का, तो उसके अंदर खुद सकिंग की पावर अच्छी होती है, हाथ को जो है ना ग्रिप कर लेती है। लेकिन इन छुरियों में ये चीज़ नहीं होती, तो इसीलिए ये छुरियाँ जो हैं बहुत सस्ती मिलती हैं। तो आज की वीडियो में जो है हमने सारी ओवरऑल बात की है प्रोफाइलिंग के बारे में, छुरियों की, छुरियाँ किस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उनमें मैं जो है बैलेंस पे, नाइफ़ के बैलेंस पे और अगेन जो है वो वीडियो किस पे बनाऊँ, बेवल पे। हाँ, बेवल मज़ेदार टॉपिक है, तो बेवल पे वीडियो बनाऊँगा। और फ़िलहाल आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया कि जब आप बाज़ार से छुरी लेने जाएं तो आपने छुरी में क्या क्या चीज़ें देखनी हैं और किन पैरामीटर्स पे आपने छुरी ख़रीदनी है। हमें कस्टमाइज़ नाम लिखने से छुरियाँ कस्टमाइज़ नहीं होती। छुरी वो जो आपके हाथ पे चढ़े और चले जिस तरह आप चाहें। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने ख़यालात, अपने तासुरात कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।